नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं हिंदी अच्छी अंतराल भाग 2। आज हम अंतराल भाग 2 का पाठ 2 आरोहण पढ़ेंगे। जो ये पाठ सजीव द्वारा लिखा गया है। पढ़िए। आरोहण लेखक सजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी कहानी है। कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों में तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्षमय होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया है। आइए देखते हैं कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमुख पात्र भूप सिंह। भूप सिंह जो है रूप सिंह का बड़ा भाई व महीप का पिता। और रूप सिंह कौन है? भूप सिंह का छोटा भाई। और शैला महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी। और महीप है भूप सिंह व शैला का बेटा। शेखर गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त। त्रिलोक सिंह कौन है? गांव का बूढ़ा आदमी। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कहानी के क्या है। प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। जब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है, पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ और भूप सिंह के माँ बाबा खेत सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप शैला नाम की एक लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन से खेती बाड़ी बढ़ती ही चली गई। फिर दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ मोड़ने में सफल हुए। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहे थे। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहां वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र स्पोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना था उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था रूप सिंह थोड़ी ही देर में हाँफ गया था। इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह ना जाने वन मानुष थे या रोबोट। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। आगे देखिए, रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को यह बताया है कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 रुपये प्रति माह तनख्वाह देती है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि यह तो हमारा रोजमर्रा का काम है। इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है, जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी, रोजगार के साधनों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बिजली की पर्याप्त मात्रा में ना होना। इन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है।
आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था। जब 11 वर्ष बाद रूप सिंह की मुलाकात अपने भाई भूप सिंह से होती है तो उन्हें ऊपर पहाड़ पर स्थित अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूप सिंह व शेखर के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भूप सिंह उन्हें नीचे से अपने मफरल को मजबूती से कमर में बांधकर रूप सिंह को ऊपर ले गया। उसके बाद दूसरे भाई शेखर को भी ले गया। पिछले 11 वर्ष से पहाड़ी क्षेत्र में रहने के बजाय समतल स्थान पर रह रहा था। उसके लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था और ऊपर से उसके लिए पहाड़ सीधी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था उसके लिए। और लेकिन भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना बहुत आसान काम था और यह उसके लिए सामान्य बात थी। उसमें रूप सिंह को कहीं अधिक धैर्य, आत्मविश्वास और शक्ति थी। इसी प्रकार आज रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी भूप सिंह के सामने बौना महसूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। भूप सिंह दादा रूप सिंह के बड़े भाई थे और उनका सारा जीवन पहाड़ों पर ही बीत गया। उनकी चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, वो आत्मविश्वासी। भूप दादा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। इसी के बल पर वे अपने नष्ट हुए खेत घर को पुनः बसा देते थे। वे शैला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ देते थे। रूप और शेखर को ऊपर चढ़ा लेते थे। नंबर 2, धैर्यशील। भूप दादा एक धैर्यशील व्यक्ति है। वह मुश्किलों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। जब पहाड़ के गिरने से उनके माँ बाप, खेत, घर सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब भी वो धैर्य नहीं छोड़ते बल्कि हिम्मत से काम लेते हैं। स्नेहशील। भूप दादा के मन में अपने छोटे भाई रूप सिंह के लिए बहुत प्यार है। जब रूप सिंह उन्हें धक्का देता है तब भी वे गुस्सा नहीं करते हैं बल्कि उसकी जान बचाते हैं। मेहनती। भूप दादा बहुत मेहनती थे। वे शैला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ते थे। दोनों बैलों को कंधे में उठाकर ले जाते थे। नंबर 5, चढ़ाई में कुशल। भूप दादा का पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रूप सिंह और भूप सिंह दोनों भाई पहाड़ी होने के बाद भी जहां रूप सिंह आधुनिक उपकरणों की सहायता से चढ़ाई चढ़ता है, वहीं भूप दादा को चढ़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वे तो वन मानुष छिपकली की तरह चढ़ाई करते थे। अगला कहानी क्वेश्चन देखिए तीसरा। आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों की क्या छवि बनती है। नंबर 1, दयनीय स्थिति। पर्वतीय वातावरण होने के कारण उनका जीवन दुख, कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ है। शैला ने भूप दादा का मुसीबत में पूरा साथ दिया, परंतु मात्र खेती के बोझ के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण शैला को आत्महत्या करनी पड़ी। सेकंड है परिश्रमी। पहाड़ी स्त्रियां परिश्रमी होती हैं। वे पुरुषों का आजीविका कमाने में, खेती करने में, इत्यादि में पूरा साथ देती हैं। जैसे शैला ने भूप सिंह का साथ दिया और खेती को फिर से बढ़ा दिया। शैला भेड़ें चराती है, खेती का काम करती है। आगे है अनपढ़। पहाड़ी स्त्रियां अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी होती हैं क्योंकि वहां पढ़ाई के अवसर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। चौथा पॉइंट है सरल जीवन शैली। उनकी जीवन शैली सरल व साधारण जैसी होती है। वे भोली भाली व छल कपट से दूर रहती हैं। तभी तो जब भूप दादा दूसरी शादी कर लेता है तो वह उन्हें कुछ नहीं बोलती बल्कि आत्महत्या कर लेती है। धन्यवाद बच्चों।